क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 और उसमें हमको वो इंटरवल निकालना है जिसमें वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि एफ एक्स जो है उसका वैल्यू अगर तुम ग्रेटर देन जीरो ऐसे आते रहे, ठीक है ना, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए तो उस केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा बल्कि ये इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स का वैल्यू एक केस में जीरो आएगा, मतलब कि वहाँ पे मान लीजिए सपोज ऐसा कोई कर्व है और हम लोग अगर यहाँ पे टेंजेंट निकालते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो इस तरह आएगा, तो मतलब कि ये वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसमें कहीं भी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। मतलब हमको वो रेंज निकालना, वो इंटरवल निकालना है जिसमें वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। उसी तरह हमको एक वैसा फंक्शन निकालना है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो हम लोग उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अभी। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अब ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ से हमको पता करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसके लिए हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट से पता चलता है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन जीरो आ जाए तो वहाँ पे पता चलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स मान लेते हैं। 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x, 72x का हो जाएगा 72 और 30 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। मतलब अब हमको एक केस लेना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जहाँ पे एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, और एक केस लेना होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग को लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। इसका वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 6 72 ग्रेटर देन 0। अब ये 12 इधर गुना में है और इन इक्वेशंस के राइट साइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान रहेगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करें, या तो फिर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 11th में और क्लास 10th में पढ़े हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए लास्ट कांस्टेंट टर्म 6 है और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 6 को 1 से भागा देंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 3 और 2 को ऐसे अरेंज करना है कि ये माइनस एक्स आ जाए, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। मतलब मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए, तो ये माइनस 3x प्लस 2x इसका वैल्यू माइनस x हो जाएगा, माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन आएगा आपका x तो बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 2 तो बचेगा x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इन इक्वेशन है, मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू रखें जहाँ पे ये दो टर्म गुना हो करके ग्रेटर देन 0 आए। इसका मतलब ये तब हो सकता है जब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो तब ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो तब ये ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब हमारे पास दो केस है, लेकिन इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, हम लोग यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों टर्म है उसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट कीजिए, x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट कीजिए,
तो हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे, x का वैल्यू 3 मिल जाएगा और x का वैल्यू -2 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा x - 3 = 0 एंड x + 2 = 0। यहाँ से पता चला x का वैल्यू -3 और यहाँ से पता चलेगा x का वैल्यू -2। इसको क्या करेंगे हम लोग, -∞ से +∞ के बीच में ये दोनों नंबर को रख देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू -2 और यहाँ पे +3 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो x का वैल्यू यहाँ कहीं -2 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा। अब यहाँ करना है, x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच का दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेंगे क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ करके। क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ करके कोई एक वैल्यू लेते हैं 0, वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो -2 से 3 के बीच में 0 आता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पुट x = 0 और 0 कहाँ पे रख देंगे, तो हम लोग 0 यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखिए। होगा क्या, 0 - 3 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, -3 × 2 -6 और ये ग्रेटर देन 0 नहीं है बल्कि लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। इसका मतलब जब x का वैल्यू 0 रखे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आया। तो इससे हमको ये बात पता चला जो ये f' होगा ये यहाँ पे नेगेटिव होगा। और हम लोग बहुत आसानी से अब ये पता कर सकते हैं कि अगर -2 से 3 के इंटरवल में ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव होगा। ऐसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में 11th में भी सिखाया जाता है, उसमें भी ये आसान सा तरीका आपको बताया जाता है। किसी भी एक इंटरवल में निकाल लीजिए और उसको अल्टरनेट कर दीजिए तब तक जब तक कि कोई रूट जो है वहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई रूट हम लोग का रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए तो ये इंटरवल में अगर नेगेटिव है f', इसका मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लोगों का दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0 चाहिए तो यहाँ पे मिल गया, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग को लेस देन 0 चाहिए तो वो भी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव किस इंटरवल में, -∞ से -2। अगर x का वैल्यू -∞ से -2 इसमें रखते हैं तो f' का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, और 3 से ∞ भी रखेंगे तो f' का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। आप किसी भी वैल्यू को रख के देख सकते हैं। और अगर हमको लेस देन 0 करना है f' को तो -2 से 3 के इंटरवल का किसी भी वैल्यू को रखिएगा तो f' का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे क्या होगा, f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और f' ग्रेटर देन 0 कब होगा, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू, उस समय x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ, तो x बिलोंग्स करेगा -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे क्योंकि -2 जब हम लोग वहाँ पे बराबर में रख देंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस ना हो करके सिर्फ इंक्रीजिंग का केस बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f' का वैल्यू लेस देन 0 होगा। इसका मतलब लेस देन 0 नेगेटिव आना चाहिए, तो x बिलोंग्स करेगा हम लोग का -2 से 3। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि -∞ से +∞ के बीच में x का अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और कुछ क्रिटिकल पॉइंट है जैसे -2 और 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि f' ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, तो -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -2 से 3 के इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन है 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर का टर्म है वो लीनियर अलजेब्रा का टर्म है, जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्वाड्रेटिक का है। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्वाड्रेटिक टर्म का तो लीनियर टर्म आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप इस तरह का जनरल फॉर्म देखें जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जिसमें न्यूमरेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर से 1 कम है, तो न्यूमरेटर का पावर जब डिनोमिनेटर से 1 कम रहेगा तो हम लोग क्या है ना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल बन जाएगा, और अगर हम लोग डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो न्यूमरेटर उसका डिफरेंशियल आ जाएगा, और आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
5x माइनस 2 को हम लोग लेमडा टाइम्स इसके डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये लेमडा प्लस सम कांस्टेंट म्यू, और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस म्यू। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 लैम्बडा x प्लस 2 लैम्बडा प्लस म्यू। दोनों तरफ देखिएगा, इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी x का टर्म है, राइट हैंड साइड में भी x का टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे, x का कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देंगे, तो हम लोगों को यहाँ से लैम्बडा और म्यू का वैल्यू निकल जाएगा और फिर हम लोग का इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। हम लोग इसके फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स on equating coefficients we get, तो क्या होगा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट्स 5 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 लेमड़ा है, इसका मतलब हो गया 5 इज इक्वल टू 6 लेमड़ा, तो लेमड़ा का वैल्यू हो जाएगा 5/6, तो लेमड़ा का वैल्यू मिल गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है -2 और इधर कांस्टेंट टर्म है 2 लेमड़ा प्लस म्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लेमड़ा का वैल्यू पहले से हम लोग 5/6 को निकाल चुके हैं, तो लेमड़ा के जगह पे 5/6 प्लस म्यू। अब ये वाला टर्म जो है 2 तिया 6 कट जाएगा और ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -11/3, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया -11/3। अब लेमड़ा और म्यू का वैल्यू इस इक्वेशंस में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो देयरफॉर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू लेमड़ा, लेमड़ा के जगह पे वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 5/6 और ये हो जाएगा 6x प्लस 2 प्लस म्यू के जगह पे कितना रखेंगे -11/3, तो ये हो जाएगा -11/3, मतलब 5x माइनस 2 को हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, हम लोग इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। i का वैल्यू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और यहाँ पे 5x माइनस 2 के जगह पे ये वाला टर्म को लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x माइनस 2 के जगह पे लिखेंगे 5/6 इंटू 6x प्लस 2 माइनस 11/3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको हम लोग 2 टर्म के फॉर्म में लिखें, ये माइनस बी, तो ये माइनस बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर सी, तो ये हो जाएगा ए बाई सी माइनस बी बाई सी, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो i का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट 5/6 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और यहाँ पे -11/3 है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे और इसका वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है वो dx बचेगा और डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का ये i का वैल्यू था, अब इस i को हम लोग 2 इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन करना होगा, इसलिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को i1 मान लेते हैं और इसको i2 मान लेते हैं, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा i1 प्लस i2, वेयर i1 इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और ये एक बहुत सा आसान इंटीग्रेशन है। आसान इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि ये टर्म को ही हम लोग इसके डिफरेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमड़ा इंटू d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे t मान लेते हैं डिनोमिनेटर को, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या होगा dt इज इक्वल टू 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर का 6x हो गया, 2x का 2, 1 का कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया, तो इंटू dx, तो मतलब 6x प्लस 2 dx यहाँ पे है, तो इसके जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन dt, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको t माने थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 5/6, 1/t का होता है log mod ऑफ t प्लस सम कॉन्स्टेंट c1। अब यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू जानते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का 5/6 log mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
प्लस C1। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन I1 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को इंटीग्रेशन I2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो I2 का वैल्यू है -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि आप ऊपर में तो कांस्टेंट का टर्म है और नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक का टर्म है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक का टर्म, तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है। इसीलिए अब हम लोगों को इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये ऐसा आएगा dx डिवाइडेड बाई x² प्लस a² का फॉर्म आएगा, या dx डिवाइडेड बाई x² माइनस a² का फॉर्म आएगा। तो अब हम लोग का जो मेन मोटिव होना चाहिए ये दोनों फॉर्म में कोई एक फॉर्म आएगा। तो इसको हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। -11/3 dx डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो इसका टर्म हो जाएगा x² प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3। और ये 3 को हम लोग इधर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये हो जाएगा -11/3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए dx डिवाइडेड बाय ये x² है तो इसको x² ही रहने दीजिए। हमको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलना है। तो यहाँ पे 2ab का टर्म हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, तो ये स्क्वायर के जगह पे तो x² हो गया, तो ये का वैल्यू x हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो ये 2 ये का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमको b² लाना था तो ये 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। और ये माइनस का टर्म हमको अपने से करना होगा क्योंकि ये हम लोग अपने मन से ऐड किए हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और यहाँ पे प्लस 1/3 का टर्म बचा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा, इरेज करना होगा। तो I2 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको देखिए I2 इज इक्वल टू -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए ये है x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये प्लस b का होल स्क्वायर है, मतलब उसके जगह पे लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3, तो -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1/9 और प्लस 1/3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 -1 प्लस 3, मतलब कि इसका वैल्यू हो गया 2/9। तो अब इसके जगह पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं 2/9, लेकिन इसको हम लोग रूट के स्क्वायर के फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म को हम लोग लिख देंगे √2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। आई होप ये बात समझ गए होंगे इसको कैसे लिखे, तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया, dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² के फॉर्म में आ गया। और हम लोग को पता है dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² का जो टर्म होता है वो tan इनवर्स x/a होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये यहाँ पे इस तरह का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, ये हो जाएगा -11/9, ये हो जाएगा 1/a, तो 1/a के जगह पे हो जाएगा √2/3 इंटू tan इनवर्स x के जगह पे हो जाएगा x प्लस 1/3 और ये के जगह पे हो जाएगा √2/3 प्लस सम कांस्टेंट c2। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 3 जा 9 कट गया और ये देखिए यहाँ पे ये एलसीएम लेकर के 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो ये 3x प्लस 1 का टर्म बचेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -11 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं -11/3√2 इंटू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचेगा, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c2। तो ये देखिए I2 का वैल्यू आ गया। अब ये I2 का वैल्यू आ गया और यहाँ पे ये I1 का वैल्यू आ गया। तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन I है उसका वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 के जगह पे लिखेंगे 5/6 log mod ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1 का भी टर्म है और यहाँ पे प्लस c2 का टर्म है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाद में जोड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए I2 का वैल्यू होगा -11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई √2 और यहाँ होगा प्लस c1 प्लस c2।
तो C1 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई कांस्टेंट है और C2 भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई कांस्टेंट है। और अगर दो कांस्टेंट को जोड़ते हैं, दो रियल नंबर को, तो वो फिर से रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट C आ जाएगा, जहाँ पे वो C इज इक्वल टू क्या है, C1 प्लस C2, ये भी मेंशन हम लोग कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। तो ये एक इंटीग्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में एक टर्म है, डिनोमिनेटर में दो टर्म है और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वही सीखते हैं हम लोग। चलिए इंटीग्रेशन को I मान लेते हैं, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। यहाँ पे क्या है ना कि ये हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ना इसको अलग अलग कर देना है, अलग अलग टर्म कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो हम लोग डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नीचे पावर 3 हो जाता है और ऊपर पावर 1 है, तो सीधे ये इसके डिफरेंशियल के फॉर्म में है नहीं, तो हम लोग को इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिखा देंगे तो हमारे लिए इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये जो है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में जितना भी है वो हम लोग जब प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाए तो सारा टर्म जो है वो लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म है। और तो इसको बहुत आसानी से हम लोग बाइफरकेट कर देंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म रहता या क्यूब वाला टर्म रहता तो इसमें क्या है कि सपोज ऐसे रहता 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अभी इसको जिस तरह करेंगे वैसे नहीं कर सकते थे। सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला टर्म है तो इसके लिए हम लोग को इस ax प्लस बी इस तरह के फॉर्म में लिखना पड़ता, प्लस डिवाइडेड c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पे पावर 2 रहता तो इससे एक कम पावर लेकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नीचे सारे का सारा जो है वो लीनियर का टर्म में है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर सकते हैं सीधे। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग लिख लीजिए, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3। अगर यहाँ पे स्क्वायर का टर्म होता तब तो उससे एक कम लेते, तब ax प्लस बी के फॉर्म में दिखाते। यहाँ पे खुद x का टर्म है तो सिर्फ एक कांस्टेंट ये देंगे, यहाँ भी x का टर्म है सिर्फ तो b देंगे और c। सपोज यहाँ पे ऐसे आ जाता 2x स्क्वायर प्लस 3, तब यहाँ पे लिखना पड़ता ax प्लस बी। अगर यहाँ पे क्यूब का टर्म आता, सपोज ऐसे रहता 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा है इस तरह करके, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब क्या होता है कि अगर नीचे क्यूबिक का फॉर्म रहता है तो ऊपर क्वाड्रेटिक का लाना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तब लीनियर का लाना पड़ेगा, और अगर लीनियर है तो सिर्फ कांस्टेंट का टर्म रहेगा। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये दोनों सेम ही चीज़ आ जाएंगे। ये भी c का वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगा कि वापस यही वैल्यू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 होगा। इधर भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। एक्स माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 बचेगा, तो ये इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 होगा। उसी प्रकार ये थोड़ा सा हम लोग को और जगह चाहिए होगा, ये यहाँ से देखते हैं 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। एक्स माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों टर्म बचेगा, यानी कि ये इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। फिर उसी प्रकार b इंटू एक्स प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों टर्म बचेगा, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस
3 प्लस सी इंटू, अब सी से जब यहाँ 2x प्लस 3 डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। ये होगा 2x माइनस 3 बराबर ये इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पूरा इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों का इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं दिखेगा, मतलब वो वर्थ लेस हो जाएगा हम लोग के लिए। तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है कि दो टर्म आसानी से जीरो हो जाएंगे, कहीं भी पुट करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर x प्लस 1 को जीरो कर दें तो x प्लस 1 का टर्म यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा। मतलब अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। फिर अगला बार क्या करते हैं कि x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो x माइनस 1 को जीरो कर देंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म जीरो होगा। मतलब अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 लेफ्ट हैंड साइड में भी रखेंगे, राइट हैंड साइड में भी रखेंगे। x का वैल्यू -1 यहाँ पे रखेगा तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 और ये -3 बराबर, ये देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का वैल्यू 0 लिए, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे -1 रखिएगा तो ये 0, तो ये इंटू 0 इंटू कोई भी नंबर, मतलब 0 गुना कोई भी नंबर, तो ये आसानी से आप यहाँ पे सीधे 0 लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए -1 रखिए तो ये हो जाएगा b इंटू -1 तो ये हो गया -2। यहाँ -1 रखिए तो -2 प्लस 3 तो यहाँ पे बचेगा 1, और फिर ये x -1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये प्लस हो गया 0, तो इस अनुसार से हो गया ये -5 इधर बचेगा और यहाँ पे होगा -2b, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/2, तो b का वैल्यू 5/2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस टर्म को जीरो करते हैं, x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो x -1 को जब जीरो कीजिएगा, मतलब x का वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, तो फिर से करते हैं, यहाँ से b का वैल्यू आ गया है, इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुट x -1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 -3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 मतलब कि -1 बराबर, ये देखिए ये इंटू x प्लस 1, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे 1 रखिए तो 2 इंटू 1 2 + 3 3 और 2 5, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो 5 2 जा 10 ये, तो ये हो जाएगा 10 ये। लेकिन यहाँ x -1 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि x -1 0 लिए हुए और ये भी 0 हो जाएगा, तो +0 + 0, तो यहाँ से ये का वैल्यू हो गया -1/10। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि ये का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकाल सकते हैं, c का वैल्यू हम लोग यहीं निकाल लेते हैं। तो c का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो x -1 का वैल्यू 0 नहीं करना और x + 1 का वैल्यू 0 नहीं करना, इसका मतलब 2x + 3 का वैल्यू 0 कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 2x + 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू रख रहे हैं -3/2, x का वैल्यू -3/2 हम लोग जो है इस इक्वेशंस में रखेंगे, तो x का वैल्यू -3/2 रखिए, तो 2 इंटू -3/2, 2 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -3 और ये -3, ये हो गया -6 इज इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, 2x + 3 का वैल्यू 0 लिए तो 0 गुने कोई भी नंबर 0 और ये भी 0, मतलब 0 + 0 प्लस, अब यहाँ पे देखिए c इंटू एक्स का वैल्यू कितना रख रहे हैं -3/2 और ये -1 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा -3/2 -1 इंटू -3/2 + 1, इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -3 - 2 -5/2 इंटू -3 + 2, तो -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5/4, तो ये 0 0 हो गया, तो c का वैल्यू हो जाएगा -24/5। अब यहाँ पे देखिए ये का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया। हम लोग वैल्यू बहुत आसानी से निकाले हैं, किसी भी टर्म को 0 कर देंगे और गुना के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो एक बार इस टर्म को, एक बार x + 1 को 0 किए, एक बार x - 1 को 0 किए और एक बार 2x + 3 को 0 किए, तो ये बी सी का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन कुछ बच्चे ऐसा कर सकते थे कि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करते फिर x² का कोफिशिएंट इधर आता और इधर x² का नहीं है, तो x² के कोफिशिएंट्स को 0 करते,
फिर x का कोफिशिएंट्स को 2 के बराबर इक्वेट करते, और इधर जो a और b और c ये तीनों का जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको -3 के बराबर इक्वेट करते, तो इसी में उन लोगों का अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा ताकि आपका कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो। थोड़ा स्मार्ट वे से हम लोग कैलकुलेशन करके a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाता है, तो यहाँ देखिए अब हम लोग इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में, इसके जगह पे 2x - 3 डिवाइडेड बाय ये जो पूरा टर्म है वहाँ पे लिख सकते हैं ये डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x + 3, और ये का वैल्यू कितना आया है, तो ये का वैल्यू आया है -1/10, तो ये हो जाएगा -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये का यहाँ पे हो जाएगा 1/x + 1 dx, तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं dx। फिर b का वैल्यू देखिए, तो b का वैल्यू आया 5/2, तो 5/2 को कैंसिल बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, और यहाँ बचेगा dx डिवाइडेड बाय x + 1। एक साथ में ही हम लोग इसको पूरा अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से इंटीग्रेशन का फॉर्म पूरे में लगता तो सबको हम लोग अलग अलग लिख दे रहे हैं। और c का जो वैल्यू आया वो c का वैल्यू है -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 2x + 3। अब यहाँ पे देखिए ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा 1/x के फॉर्म में, तो इसका log x हो जाएगा, इसका भी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1/10 log mod ऑफ x + 1 प्लस 5/2, इसका हो जाएगा log mod ऑफ x + 1, ये हो जाएगा -24/5 log mod ऑफ 2x + 3, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे ax का फॉर्म है, तो इसका मतलब डिवीजन में ये भी जाएगा, तो डिवाइडेड बाय ये मतलब 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 12 और प्लस एक कोई कांस्टेंट c दे देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो -1/10 log mod ऑफ, अच्छा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे x - 1 का टर्म है और हम यहाँ पे x + 1 गलती से लिख दिए हैं, तो इसको सुधार लीजिएगा, ये यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। log mod ऑफ x - 1 प्लस 5/2 log mod ऑफ x + 1 माइनस 12/5 log mod ऑफ 2x + 3 प्लस c। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। अगर हम लोग इसको आगे भी प्रोसीड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पावर में चला जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा और ये भी पावर में चला जाएगा। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अगर सबका बेस सेम रहेगा, log a टू द बेस x, log x टू द बेस a, log y टू द बेस a प्लस log z टू द बेस a ऐसा रहे, तो ये हो जाता है log x × y × z टू द बेस ये। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहीं तक छोड़ देना ठीक रहेगा। तो ये हम लोगों का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 डेफिनिट इंटीग्रेशन से है। तो हम लोग देखें कि लगातार 3 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के हो गए। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि हमको एक इंटीग्रेशन है जो 0 से π/2 sin x - cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x cos x dx है। इसमें कुछ खास नहीं है, ये क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चंस है, जहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं उसी पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 0 to a fx dx इज सेम एज 0 to a f ऑफ a - x dx। और हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन ऑफ π/2 - x cos x हो जाता है और cos ऑफ π/2 - x sin x हो जाता है। मतलब साइन cos में इंटरचेंज हो जाएगा, cos साइन में इंटरचेंज हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म हम लोगों का सेम रहेगा, तो ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं, इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं, 0 से π/2 sin x - cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x cos x dx, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये -x कर देंगे। यहाँ पे लिमिट ये था, लेकिन यहाँ अपर लिमिट π/2 है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन ऑफ π/2 - x माइनस कॉस ऑफ π/2 - x डिवाइडेड बाय 1 + साइन ऑफ π/2 - x इंटू कॉस ऑफ π/2 - x dx। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से π/2 हो गया, साइन ऑफ π/2 - x हो जाता है cos x,
और कॉस ऑफ पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स हो जाता है साइन एक्स। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए ये भी इंटीग्रेशन आई का वैल्यू है और ये भी आई का ही वैल्यू है, तो ये दोनों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो एलसीएम वही चीज़ आ जाएगा और यहाँ पे टर्म होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो कट जाएगा आसानी से और वो टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 भी इसका लिमिट है और इसका भी लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों का डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। और यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका न्यूमरेटर में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स प्लस में हो, ये माइनस में है तो ये कट गया, ये भी कट गया। तो इस प्रकार से हम लोग का न्यूमरेटर जो है 2i का वैल्यू ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। और हम लोग को पता है कि 0 बटा कोई भी नंबर वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 ऑफ डी एक्स और इसका वैल्यू हो गया 0, तो 2i का वैल्यू 0 मतलब i का भी वैल्यू 0, तो हम लोगों का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू था वो क्या हो गया 0। तो ये डिफिनिट इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन था।